जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सत्र हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट के रिसर्च एप्टीट्यूड के 4 क्वेश्चन को सॉल्व। इस एग्जाम में आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के 4 क्वेश्चन आए हुए थे जिनको हम डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड। हिंदी में रीड कर लेते हैं। जब वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार्य हो और निराकरणीय परिकल्पना के अस्वीकार होने की संभावना क्या कहलाएगी। यहाँ आपका टाइप 1 एरर है। इस क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया है और जो आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट किया गया है। इसे क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। उसे रिजेक्शन रेंज कहेंगे या डिमेक्रेशन कहेंगे या नॉर्मेटिव इंसिडेंस कहेंगे या पावर कहेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो हाइपोथेसिस है वो होती क्या है। जो हाइपोथेसिस है, ए हाइपोथेसिस रेफर्स टू एन अजम्पशन दैट इज मेड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होती है जो किसी रिसर्च प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए बनाई जाती है। हाइपोथेसिस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे अजम्पशन भी कह देते हैं और इसे टेंटेटिव सॉल्यूशन भी कह देते हैं और इसे प्रिडिक्शन भी कहा जाता है और इसे 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन भी कहा जाता है। इस टाइप से जो आपकी जो हाइपोथेसिस है उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहले हाइपोथेसिस आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है जिसे H1 से डिनोट किया जाता है। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है टेल्स अस देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमें बताती है 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। जैसे यहाँ 2 वेरिएबल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। पहला वेरिएबल आपका स्मोकिंग है और दूसरा वेरिएबल आपका हेल्थ है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम यह मानकर चलते हैं कि स्मोकिंग का लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ रिसर्च हाइपोथेसिस बनेगी देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड हेल्थ। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस टेल्स अस देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। जो नल हाइपोथेसिस है हमको ये बताती है कि 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं स्मोकिंग और हेल्थ का, तो हम मान के चलते हैं कि स्मोकिंग का लोगों की हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपकी हाइपोथेसिस बनेगी देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड हेल्थ। अब देखो, जब हम नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ आपकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ये आपकी पहली पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ट्रू नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जा रहा है और यह हमारा राइट डिसीजन भी है। ठीक है, यहाँ कोई भी एरर नहीं होगा। और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है आपकी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। करेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना यह हमारा टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर में करेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि जब करेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे। आपकी थर्ड पॉसिबिलिटीज है एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। यहाँ आपका टाइप 2 एरर होगा। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना यहाँ आपका टाइप 2 एरर है। अब चौथी पॉसिबिलिटीज है आपकी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना यह हमारा राइट डिसीजन है, यहाँ कोई भी एरर नहीं होगा। अब देखो, इसके बाद हम करेंगे पावर ऑफ ए हाइपोथेसिस टेस्ट। पावर आखिर होती क्या है। पावर का मतलब होता है पावर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। इसका मतलब है जो आपकी फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट करना और जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट करना, ये आपकी पावर कहलाएगी। अब देखो, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था। क्वेश्चन में आपको निकालना था द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। आपकी जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट करना और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट करना, ये पावर कहलाता है। तो इस टाइप से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय व्हाट नेम दिस वैलिडिटी इज नोन फॉर वेयर एन असेसमेंट ऑफ द मेजरमेंट वैलिडिटी ऑफ ए मेजर दैट कंपेयर इट टू अनदर मेजर ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम ए डिफरेंट मेथड। इसे हिंदी में रीड कर लेते हैं। यह वैधता किस नाम से जानी जाती है जहां माप की मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान सहकल्पना वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वैलिडिटी है
जिसके मेजरमेंट का असेसमेंट समान कॉन्सेप्ट वाले मेजरमेंट से किया जाता है। तो सबसे पहले हम वैलिडिटी को जानेंगे कि वैलिडिटी होती क्या है। अब देखो, वैलिडिटी का मतलब होता है द डिग्री टू विच ए टेस्ट टूल और रिसर्च इज मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। एक टूल या टेस्ट जिसको जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है, वो टूल या टेस्ट उस चीज़ को किस हद तक या किस सीमा तक मेजर कर रहा है, कुछ और तो मेजर नहीं कर रहा है। जैसे एक टेस्ट बीपी मेजर करने के लिए बनाया गया है, यदि वह टेस्ट बीपी के अलावा कुछ और भी मेजर करता है तो वो टेस्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। जो टेस्ट जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है, यदि वह उसी चीज़ को मेजर करता है तो वो टेस्ट वैलिड कहलाएगा। अब देखो, इसके बाद हम जानेंगे जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है वो होती क्या है। अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज जनरेटेड बाय द डिफरेंट मेथड। जब हम किसी टेस्ट की कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट मेथड से जनरेट होता है। द मेजरमेंट ऑफ कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज सेटल्ड बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर मेजरमेंट ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है के मेजरमेंट का असेसमेंट समान कॉन्सेप्ट वाले किसी दूसरे मेजरमेंट से तुलना करके किया जाता है। अब देखो, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी वैलिडिटी है जिसके मेजरमेंट का असेसमेंट समान कॉन्सेप्ट वाले मेजरमेंट से किया जाता है और जिसका कॉन्सेप्ट दूसरे मेथड से जनरेट होता है। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या होगा, ये आपका कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगा, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपके 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जो पहला स्टेटमेंट है उसको रीड कर लेते हैं। ए सिस्टमैटिक रिव्यू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए रिप्लाइकेबल एंड साइंटिफिक प्रोसेस। इसमें बोला गया है कि एक सुव्यवस्थित पुनर्निरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञानपरक प्रक्रिया है। जो आपका सिस्टमैटिक रिव्यू होता है वो आपका रिप्लाइकेबल एंड साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जो कि आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए ट्रांसपेरेंट रिव्यू मे हेल्प अस इन मिनिमाइजिंग पर्सनल एंड अदर बायसेस। एक पारदर्शी पुनर्निरीक्षण व्यक्तिक एवं दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका ट्रांसपेरेंट रिव्यू होता है वो हमारी सहायता करता है किसमें, मिनिमाइजिंग में, कम करना किसको, पर्सनल एंड अदर बायसेस। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होंगे। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाए। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। अब दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड का 4th क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड के इस एग्जाम में आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। यहाँ आपके वेरिएबल दिए हुए हैं और यहाँ इनके करेक्टरिस्टिक दी हुई हैं। अब पहला पॉइंट देखेंगे ए में, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है रिप्रेजेंट द कॉज। तो ये कॉज को रिप्रेजेंट करता है। तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड आपका सी ऑप्शन में है। उसके बाद देखेंगे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो द वेरिएबल इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड। ठीक है, जो वेरिएबल अफेक्टेड होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बी का आपका 4th हो गया, जो कि आपका सी ऑप्शन में है। उसके बाद जो कंट्रोल वेरिएबल है, अब देखो कंट्रोल जो वेरिएबल होता है उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें आपके इंटरवेनिंग वेरिएबल, एक्सटर्नियस वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल शामिल होते हैं। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, कैन बी यूज्ड टू डिवाइड सब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी। तो सी का फर्स्ट आपका, ये भी आपका सी ऑप्शन में है। और जो डिस्क्रीट वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है जिसको डिवाइड ना किया जा सके, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। अब देखो डी का आपका सेकंड हो जाएगा। तो डी का सेकंड भी आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं। जो स्वतंत्र चर है उसका मतलब क्या होता है, कारण संबंधी, ए का थर्ड। और जो आपका निर्भर है, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका मतलब होता है वह चर जो प्रभावित होता है। तो बी का 4th हो गया। और फिर आपका नियंत्रण, कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल कौन सा होता है, जिसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जा सके, विषयों को विशिष्ट कोटि में बांटने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो सी का फर्स्ट हो गया। फिर डी है आपका विविक्त। विविक्त कौन सा होता है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये आपका सेकंड हो गया। तो डी का सेकंड आपका ये है, उपयोगों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।